नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आज मैं आपसे किसी नेता की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि उस देश की बात करने आया हूं जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के दिल में गर्व जागता है, इंडिया। एक ऐसा देश जिसने सदियों की गुलामी झेली, संघर्ष किया, लोकतंत्र को अपनाया और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया के किसी मंच पर किसी विदेशी देश में भारत के प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछा जाए जो केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल खड़ा कर दे, तब क्या वह केवल पत्रकारिता रह जाती है या फिर वह एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा बन जाती है, जहां भारत की बढ़ती ताकत को उसकी छवि चोट पहुंचाकर रोकने की कोशिश होती है। आज सोशल मीडिया के दौर में 10 सेकंड की एक क्लिप पूरी सच्चाई को नहीं बताती, वो केवल वही दिखाती है जो किसी एजेंडे के लिए उपयोगी हो। और यही वजह है कि आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सवाल यह नहीं कि नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया या नहीं दिया। आज सवाल यह है कि क्या दुनिया के सामने भारत की लोकतांत्रिक छवि को जानबूझकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई? क्या भारतीय विपक्ष ने उस पल को घरेलू राजनीति के हथियार में बदल दिया? और क्या हम भारतीय नागरिक पूरी सच्चाई जाने बिना किसी वायरल क्लिप के आधार पर राय बना रहे हैं? आज हम किसी के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि सच की तह तक जाएंगे, क्योंकि जब सवाल भारत की प्रतिष्ठा का हो तब हर भारतीय पूरी कहानी जाननी चाहिए। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल। किसी भी घटना को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कैमरे ने क्या दिखाया और उससे भी ज्यादा क्या नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा कोई साधारण दौरा नहीं थी, यह भारत नॉर्वे संबंधों के लिहाज से अहम कूटनीतिक पड़ाव था। रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय नॉर्वे यात्रा थी और इस दौरान दोनों देशों ने हरित ऊर्जा, आर्कटिक सहयोग, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहित कई समझौतों पर बात की। यानी मंच पर जो चल रहा था वो केवल दो नेताओं का औपचारिक मिलना नहीं था, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का विस्तार था। लेकिन सोशल मीडिया पर आखिर क्या चला? प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। उसके बाद प्रधानमंत्री बिना रोके आगे बढ़ गए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वायरल क्लिप ने यह नहीं दिखाया कि यह कार्यक्रम पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट था, यानी पहले से तय बैठक, लेकिन प्रश्नोत्तर शामिल नहीं। यही बात कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में सामने आई। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी उस निर्धारित कार्यक्रम में कोई सवाल नहीं लिया। यानी जो दृश्य दिखा वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने सवाल टाला और दूसरे नेता ने जवाब दिया। दोनों निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़े। अब सोचिए, अगर किसी समारोह में पहले से तय हो कि मंच पर केवल वक्तव्य होगा, सवाल नहीं, और फिर अंत में अचानक एक पत्रकार ऊंची आवाज में सवाल उछाल दे, तो क्या उस 10 सेकंड की क्लिप को देखकर पूरी घटना का निष्कर्ष निकालना उचित है? यहीं से कहानी बदलती है। क्यों यह क्लिप इतनी तेजी से वायरल हुई? क्योंकि वह सिर्फ सवाल नहीं था, उसमें एक प्रतीकात्मक संदेश था। पत्रकार ने सिर्फ यह नहीं पूछा कि सवाल क्यों नहीं लेते, उसने कहा फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। यह एक तुलना थी, मतलब नॉर्वे दुनिया का सबसे स्वतंत्र प्रेस है और भारत एक ऐसा देश जहां प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल है। यानी प्रश्न में सूचना से अधिक एक वैचारिक फ्रेमिंग थी और यही फ्रेमिंग वीडियो का असली केंद्र बन गई। इन सब नैरेटिव वार के बीच हमारे और आपके मुद्दे की असली खबर आखिरकार दब ही गई, क्योंकि उसी दिन भारत और नॉर्वे के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग, तकनीकी साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनयिक समझौते हुए। यह सब वैश्विक महत्व की खबरें थी, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया पर चर्चा किस पर हुई? समझौतों पर नहीं, भारत की विदेश नीति पर नहीं, बल्कि एक पत्रकार के सवाल पर। यानी एक 10 सेकंड का क्लिप पूरे राजनयिक दौरे की मुख्य कहानी बन गया। यह आधुनिक सूचना युद्ध का तरीका है। पहले किसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिए उसकी सीमाओं पर दबाव बनाया जाता था, अब उसके नेतृत्व की छवि पर प्रश्न खड़े कर दिए जाते। एक सवाल, एक वायरल क्लिप, एक राजनीतिक पोस्ट और पूरा विमर्श बदल जाता है। भारतीय नागरिक के लिए असली सवाल क्या है? यहाँ एक आम भारतीयों को रुककर सोचना चाहिए। क्या हमें पूरा संदर्भ दिखाया गया? क्या हमें बताया गया कि कार्यक्रम का प्रारूप क्या था? क्या हमें बताया गया कि सवाल आधिकारिक क्वेश्चन आंसर का हिस्सा नहीं था?
क्या हमें बताया गया कि उसी शाम भारतीय अधिकारियों ने पत्रकारों को अलग ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहां वही पत्रकार आई और सवाल पूछे? जवाब है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया सच का मंच नहीं, ध्यान खींचने का मंच है। और जब कोई क्लिप आपकी भावनाओं को भड़काती है, वह सबसे पहले संदर्भ छुपाती है। यही वजह है कि नॉर्वे की यह घटना सिर्फ पत्रकार बनाम प्रधानमंत्री की नहीं है। यह एक उदाहरण है कि कैसे अधूरी घटना को पूरा नैरेटिव बना दिया जाता है। और यही कारण है कि इस वीडियो को समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नॉर्वे में क्या हुआ, सवाल यह है कि हमें क्या दिखाया गया और क्या छुपाया गया। क्या यह सिर्फ एक सवाल था या भारत की छवि पर प्रतीकात्मक हमला? जी हाँ, अब जरा इस घटना को केवल एक पत्रकार और एक प्रधानमंत्री के बीच के संवाद के रूप में मत देखिए, क्योंकि कई बार किसी घटना का असली अर्थ शब्दों में नहीं, बल्कि उसके चुने गए समय, मंच और फ्रेमिंग में छिपा होता है। नॉर्वे की उस घटना में पत्रकार ने जो कहा वह सिर्फ इतना नहीं था कि सवाल क्यों नहीं लेते, उसने जानबूझकर एक वाक्य जोड़ा, द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। यही शब्द पूरे विवाद का केंद्र बन गया। फ्रीएस्ट प्रेस कहना केवल जानकारी नहीं, तुलना का राजनीतिक संकेत था। नॉर्वे अक्सर वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकों में शीर्ष देशों में गिना जाता है, जबकि भारत की रैंकिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में आलोचना होती रही है। पत्रकार ने यह तथ्य जानते हुए वही तुलना सार्वजनिक मंच पर इस्तेमाल की, यानी प्रश्न का उद्देश्य केवल उत्तर लेना नहीं था, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी निहित था कि हम लोकतांत्रिक रूप से अधिक खुले हैं और आप कम। ऐसे वाक्य जब किसी निजी इंटरव्यू में कहे जाएं तो एक बात है, लेकिन जब वो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ साझा मंच पर कहा जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। वह व्यक्तिगत सवाल नहीं रहता, वह प्रतीकात्मक संदेश बन जाता है। कई बार टाइमिंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वही समय था जब नरेंद्र मोदी यूरोप के कई देशों के दौरे पर थे और भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के प्रयास चल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा के दौरान भारत नॉर्वे के बीच ऊर्जा, तकनीक, आर्कटिक सहयोग जैसे कई समझौते हुए, लेकिन वैश्विक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल आखिर क्या हुआ? ना कोई समझौता, ना कोई रणनीतिक साझेदारी, ना कोई आर्थिक घोषणा, सिर्फ 10 सेकेंड की एक क्लिप। यही आधुनिक नैरेटिव पॉलिटिक्स है। आपकी उपलब्धि चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर कोई दृश्य आप सभी को सवालों में बदल दे तो डिजिटल युग में वही हेडलाइन बन जाता है। भारत में कई लोगों को यह घटना इसलिए संवेदनशील लगी क्योंकि कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वे भारत को अक्सर लोकतंत्र, मानवाधिकार या अल्पसंख्यक अधिकार के लेंस से ही देखते। यह जरूरी नहीं कि हर आलोचना गलत हो, लेकिन फ्रेमिंग बार बार एक जैसी हो तो संदेह पैदा होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस घटना के तुरंत बाद एक नॉर्वेजियन प्रकाशन में मोदी का एक कार्टून छपा, जिसमें उपनिवेशकालीन स्नैक चार्मर जैसी छवि का इस्तेमाल किया गया। भारत में कई लोगों ने इसे नस्लीय औपनिवेशिक स्टीरियोटाइप बताया। यहीं से समर्थक पक्ष का तर्क मजबूत होता है। क्या यह केवल एक पत्रकार का सवाल था या एक व्यापक कल्चरल पॉलिटिकल फ्रेमिंग का हिस्सा? एक और दिलचस्प बात यह है कि जब बाद में भारतीय अधिकारियों ने अलग प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने पत्रकारों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया। वहां भारतीय अधिकारी, विशेषकर सीबी जॉर्ज ने साफ कहा कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है। कुछ एनजीओ रिपोर्ट्स पूरे देश की जटिलता को नहीं समझ पाती। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। यदि भारत संवाद से भाग रहा होता तो अलग मीडिया ब्रीफिंग आयोजित ही क्यों होती? यही वजह है कि समर्थक पक्ष कहता है समस्या सवाल पूछने से नहीं, बल्कि पहले एक वायरल टकराव पैदा करने से थी। भारत के लिए यह एक बड़ा सबक भी है। यह घटना एक बड़ी सीख देती है। आज देशों की प्रतिष्ठा केवल उनकी सैन्य ताकत या अर्थव्यवस्था से नहीं बनती, उसकी छवि सोशल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता और राजनीति नैरेटिव से भी बनती है। भारत जितना बड़ा होगा उतनी ही तीखी स्क्रूटनी होगी, लेकिन हमें दो अतियों से बचना होगा कि हर विदेशी सवाल को दुश्मनी मान लेना और हर विदेशी आलोचना को अंतिम सत्य मान लेना। सच्चाई अक्सर बीच में होती है। यही एक जागरूक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। सिर्फ वायरल क्लिप नहीं, बल्कि पूरा संदर्भ देखना होगा और समझना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस पत्रकार ने प्रधानमंत्री से जाते जाते सवाल उछाला, वही बाद में भारतीय अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग में भी पहुंची। वहाँ स्थिति अलग थी। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने मीडिया इंटरेक्शन आयोजित किया था। पत्रकारों को बाकायदा बुलाया गया था, सवाल पूछने का अवसर दिया गया था। यानी यह वह मंच था
जहां संवाद के लिए दरवाजा बंद नहीं था बल्कि खुला था। यही उस पत्रकार ने एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला सवाल था, कोई देश भारत पर विश्वास क्यों करे? यानी प्रश्न सिर्फ सरकार की नीति पर नहीं, सीधे भारत की विश्वसनीयता पर था। इसके बाद उसने दो और मुद्दे उठाए। एक, भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का हवाला। दूसरा, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों से जुड़े आरोपों पर सवाल। ये वही विषय थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में लगातार उल्लेख होता रहा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण दृश्य क्या था? भारतीय अधिकारी, विशेषकर सीबी जॉर्ज, इन सवालों का क्रमबद्ध उत्तर दे रहे थे। उन्होंने भारत के संविधान, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, कोविड के दौरान वैश्विक मदद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदाहरण देकर जवाब रखा। लेकिन वायरल चर्चा का दूसरा हिस्सा कहता है कि पत्रकार बीच बीच में टोकती रही, जवाब पूरा होने से पहले असंतोष जताती रही और एक क्षण ऐसा भी दिखा जब वह जवाब सुने बिना वहां से हटती दिखाई दी। बाद में कुछ रिपोर्ट्स कहती है वह फिर लौटी। चूंकि सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स चल रही है वे एडिटेड पार्ट्स है, इसलिए पूरी घटना समझने के लिए पूरा संदर्भ देखना जरूरी है। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर उद्देश्य सचमुच उत्तर जानना था तो पूरा सुनना क्यों नहीं? अगर मंच पर सवाल पूछने का अवसर दिया गया था तो संवाद की जगह टकराव का माहौल क्यों बनाया गया? यही आलोचकों के मंशा पर शक होती है, क्योंकि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है सवाल पूछना और जवाब सुनना। अगर सवाल केवल हेडलाइन बनाने के लिए हो, अगर प्रश्न इस तरह रखा जाए तो उसका केंद्र भारत की विश्वसनीयता बन जाए और फिर उत्तर को पूरा सुने बिना अगला टकराव पैदा किया जाए, तो कई भारतीय इसे निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं बल्कि एक नैरेटिव सेटिंग एक्सरसाइज मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पत्रकार आक्रामक सवाल पूछ सकते हैं, यह लोकतंत्र का हिस्सा है। यही असली बहस है, क्या यह कठोर पत्रकारिता थी या पहले से तय एक ऐसा क्षण जहां भारत की वैश्विक छवि पर सवाल खड़ा करने वाला दृश्य बनाया गया? और शायद यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक सवाल नहीं रही, यह भारत मीडिया और वैश्विक नैरेटिव की लड़ाई का प्रतीक बन गई। अब इन सभी प्रकरण में भारतीय विपक्ष की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन राष्ट्र और सरकार का फर्क समझना भी जरूरी है। जब नॉर्वे की वह क्लिप वायरल हुई, भारत के अंदर राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं और समर्थकों ने इस घटना को साझा किया और सरकार पर निशाना साधा। लोकतंत्र में यह सामान्य है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल पूछना। अगर सरकार गलत है तो आलोचना होगी, अगर प्रधानमंत्री प्रेस से सवाल नहीं लेते हैं तो उस पर राजनीतिक हमला भी होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या हर राजनीतिक अवसर पर सरकार की आलोचना करते करते कभी हम अनजाने में ही सही भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचा देते हैं? यही वह बिंदु है जहां भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा होती है। सरकार और राष्ट्र दोनों अलग है, यह बात बार बार दोहरानी होगी। इंडिया और कोई भी सरकार एक चीज नहीं है। सरकार बदलती रहती है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, विपक्ष भी सत्ता में आता जाता है, लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वह एक निरंतर विरासत है। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वे सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे उस समय भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए आलोचना का अधिकार है, लेकिन आलोचना का समय और मंच भी मायने रखता है। अगर विदेशी धरती पर हुई किसी घटना को केवल घरेलू राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक इसे केवल सरकार की आलोचना नहीं बल्कि पूरे देश के भीतर विभाजन के संकेत के रूप में भी देख सकते हैं। विपक्ष के लिए कठिन सवाल, यहाँ विपक्ष से कोई पक्षपाती प्रश्न नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। क्या विदेशी मंच पर हुई हर असहज घटना को तुरंत शेयर करना जिम्मेदार राजनीति है? क्या पहले पूरा संदर्भ देखना जरूरी नहीं था? क्या विपक्ष को यह नहीं देखना चाहिए था कि कार्यक्रम में सवाल तय थे या नहीं? क्या विपक्ष ने उस पत्रकार के बाद हुई भारतीय अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग का पूरा वीडियो भी उतनी तेजी से साझा किया? इसका जवाब है नहीं। यही सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। एक छोटी क्लिप चुनना, उसे भावनात्मक कैप्शन देना और उस पर राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करना, यह केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी कई बार करता है। लेकिन जब मामला विदेश नीति का हो तब सावधानी और बढ़ जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष की असली ताकत आखिर क्या होती है? एक मजबूत विपक्ष वह नहीं जो हर आलोचना को अपनी जीत समझे। एक मजबूत विपक्ष वह है जो कहे हम सरकार की आलोचना करेंगे लेकिन पहले पूरी घटना समझेंगे।
हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे लेकिन भारत की संस्थाओं पर अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाएंगे। यही मैच्योर डेमोक्रेसी का संकेत है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष केवल सत्ता पाने का साधन नहीं, लोकतांत्रिक संतुलन का स्तंभ है। इसलिए विपक्ष जितना जिम्मेदार होगा, भारत की वैश्विक छवि उतनी मजबूत होगी। अब बात केवल विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष को भी इस घटना से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नैरेटिव को जन्म देने के लिए केवल विरोधी काफी नहीं होते। कभी कभी सत्ता की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की कमजोरियां भी उसे जन्म देती है। यह सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा सबक है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परसेप्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि लगातार यह धारणा बनती है कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं, तो चाहे कारण प्रोटोकॉल हो या सुरक्षा, विरोधियों को नैरेटिव बनाने का अवसर मिल जाता है। यही हुआ भी। एक तय कार्यक्रम में सवाल नहीं था, लेकिन क्योंकि पहले से यह धारणा मौजूद थी कि एक पत्रकार का सवाल तुरंत वैश्विक हेडलाइन बन गया, इसलिए सत्ता पक्ष के लिए 3 स्पष्ट संदेश है। पहला, संवाद की जगह खाली ना छोड़े। लोकतंत्र में जब संवाद कम होता है तो स्पेकुलेशन बढ़ता है। अगर सरकार अधिक नियमित खुले प्रेस संवाद करे तो ऐसे नैरेटिव कमजोर पड़ जाते हैं। और दूसरा सबक, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रणनीति मजबूत हो, भारत अब एक उभरती शक्ति है। इसका मतलब है कि हर विदेश यात्रा में केवल कूटनीति नहीं, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट भी जरूरी है। जो बात पहले पर्दे के पीछे होती थी, आज सोशल मीडिया पर रियल टाइम में विश्व भर में फैलती है। तीसरा, आलोचना को अवसर की तरह ले। हर असहज सवाल अपमान नहीं होता, कभी कभी वही सवाल दुनिया को जवाब देने का मौका भी देता है। अगर भारत आत्मविश्वास से जवाब देता है तो वही नैरेटिव पलट सकता है। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, क्योंकि अंततः न विपक्ष न सत्ता, लोकतंत्र की असली ताकत जनता में होती है। इंडिया के आम नागरिक को इस घटना से क्या सीखना चाहिए? पहला, वायरल क्लिप पूरी सच्चाई नहीं होती है। आज सोशल मीडिया हमें पूरा वीडियोस नहीं दिखाता, वह केवल वही हिस्सा दिखाता है जो हमें भावुक या गुस्से में ला सके। इसलिए किसी भी क्लिप पर राय बनाने से पहले पूछिए, इससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किसने इसे वायरल किया और इससे लाभ किसे मिला। यही जागरूक नागरिक की पहचान है। दूसरा, देशभक्ति का अर्थ अंध समर्थन या अंध विरोध नहीं है। अर्थात देशभक्ति का मतलब यह है कि ना ही सरकार की हर बात सही मानी जाए और ना ही विपक्ष की। अगर सरकार सवालों से बचती है तो सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन देशभक्ति का यह भी मतलब नहीं कि कोई विदेश मंच पर भारत की छवि पर चोट करे और हम बिना संदर्भ समझे ताली बजाएं। संतुलन ही लोकतंत्र की असली ताकत। अब हम बात करेंगे तीसरे पहलू की। भारत की प्रतिष्ठा हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर सवाल उठाए तो हर भारतीय का दायित्व है भावना से पहले तथ्य देखें, गुस्से से पहले संदर्भ देखें और राजनीति से पहले राष्ट्र को देखें। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, क्योंकि अंततः न विपक्ष न सत्ता, लोकतंत्र की असली ताकत जनता में होती है। इंडिया के आम नागरिक को इस घटना से क्या सीखना चाहिए? पहला, वायरल क्लिप पूरी सच्चाई नहीं होती है। आज सोशल मीडिया हमें पूरा वीडियो नहीं दिखाता, वह केवल वही हिस्सा दिखाता है जो हमें भावुक या गुस्से में ला सके। इसलिए किसी भी क्लिप पर राय बनाने से पहले पूछिए, इससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किसने इसे वायरल किया, इससे लाभ किसे मिला। यही जागरूक नागरिक की पहचान है। दूसरा पहलू, देशभक्ति का अर्थ अंध समर्थन या अंध विरोध नहीं। अर्थात देशभक्ति का मतलब यह है कि ना ही सरकार की हर बात सही मानी जाए और ना ही विपक्ष की। अगर सरकार सवालों से बचती है तो सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन देशभक्ति का यह भी मतलब नहीं है कि कोई विदेशी मंच पर भारत की छवि पर चोट करे और हम बिना संदर्भ समझे ताली बजाएं। संतुलन ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तीसरे पहलू में समझेंगे भारत की प्रतिष्ठा हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर सवाल उठाए तो हर भारतीय का दायित्व है भावना से पहले तथ्य देखें, गुस्से से पहले संदर्भ देखें और राजनीति से पहले राष्ट्र को रखें। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत केवल संसद की बहसों में नहीं बसता, भारत केवल नेताओं की भाषणों में नहीं बसता, भारत बसता है उस किसान में जो धूप में खेत जोतता है, उस जवान में जो सीमा पर खड़ा है, उस छात्र में जो छोटे शहर से बड़े सपने लेकर पढ़ रहा है,
उस माँ में जो अपने बच्चों को यह सिखाती है कि सच और सम्मान सबसे ऊपर है। इंडिया किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, यह हम सबकी साझी पहचान है। इसलिए जब दुनिया के किसी मंच पर भारत की छवि पर सवाल उठे तो हमें आंख बंद करके किसी पक्ष में खड़े होने से पहले सच्चाई को समझना होगा। लोकतंत्र की असली ताकत यही है, सवाल पूछना भी और सवाल के पीछे की मंशा समझना भी। अगर आपको लगता है कि भारत की छवि, भारतीय लोकतंत्र और सच्चाई पर आधारित ऐसी गहराई वाली चर्चा हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, एक लाइक जरूर कीजिए ताकि यह चर्चा और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्या यह समाज पत्रकारिता थी या भारत की छवि पर एक सोचा समझा नैरेटिव। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों की तह तक जाकर सच सामने लाया जाए तो CS न्यूज डिकोडर को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो केवल वायरल क्लिप देखकर राय बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, भारत उतना ही मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरेगा। अंत में जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।